जय हिंद दोस्तों। एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया गया वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस दैट इज जेईई मेंस 2025। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा कि हम वहां पे डिस्कस कर रहे थे बेसिक डेट्स के बारे में। तो चलिए जेईई मेंस 2025 का कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आप लोगों के ध्यान में होने चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। दिस इज द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन शेयर्ड बाय एनटीए फॉर जेईई मेंस 25। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इन्होंने शेयर किया हुआ है जेईई मेंस के लिए, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप इस डॉक्यूमेंट के अलग अलग इंडेक्स में जाके देख सकते हो, वहां पे आपको सारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट सेशन वन एग्जामिनेशन जो शुरू होने वाला है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 22 नवंबर में खत्म हो जाएगा। पेमेंट एप्लीकेशन फी पेमेंट करने की डेट है 22 नवंबर। ठीक है, सो आप लोग ट्राई करो कि आप 22 नवंबर से पहले ही सारा पेमेंट कर दो, ताकि आप लोगों को कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस में ना पड़ना पड़े। ओके, जब आप एप्लीकेशन कर दोगे उसके बाद जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो होगा आपका 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025, मतलब लास्ट वीक ऑफ जनवरी। और जो आपके सिटी का इंटीमेशन है, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होने वाला है, एडमिट कार्ड नहीं, सिटी का इंटीमेशन, वो आप लोगों को फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 25 में मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड कब मिलेंगे? कार्ड आपको 3 days बिफोर द एग्जामिनेशन, मतलब अराउंड 17 to 18 जनवरी में आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सेशन वन का रिजल्ट कब आएगा? 12 Feb 2025 में। अच्छा, ये आप अगर ध्यान से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पढ़ोगे तो इन्होंने काफी चेंजेस इस बार किया हुआ है। अगर आप रेडी हो जेई मेंस 25 के लिए तो आप सेशन वन में अप्लाई करो। अगर आप ये सेशन वन अप्लाई कर दिया और लेकिन आपको जब स्कोर आया तो आपको अच्छा स्कोर नहीं आया, इन दैट सिनेरियो आप सेशन टू में भी अप्लाई करो। ठीक है, सेशन टू में अप्लाई किया आपने, फिर वहां पर अगर अच्छा स्कोर आता है तो वो वाला पिकअप कर लिया जाएगा। मतलब एक कैंडिडेट दोनों सेशन दे सकता है अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, और उन दोनों सेशन में से जिस सेशन का उनका स्कोर सबसे अच्छा रहेगा उस वाले स्कोर को पिकअप कर लिया जाएगा फॉर देयर एडमिशन टू डिफरेंट NITs, triple ITs, central funded universities, and state funded universities, as well as this score will be taken as a prerequisite for your JEE Advanced 25. That is the that examination for the admission in IIT only. Okay, now सेशन टू की बात करते हैं। सेशन टू अराउंड अप्रैल 25 में होगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं शुरू हुए हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जेईई मेंस सेशन वन। सेशन टू का एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा 31 जनवरी से लेकर 24 फेब 25 में। और एप्लीकेशन पेमेंट आपको पता है 24 फेब। ठीक है, इसका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो आएगी सेकेंड वीक ऑफ मार्च में। और इसके एग्जामिनेशन होने वाले 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल, दैट इज द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 25 में। और इसका एडमिट कार्ड 3 days बिफोर आ जाएगा और रिजल्ट कब है? 17 अप्रैल। ये सारे इन्फॉर्मेशन वेरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। ओके, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं। अगर आप पेपर वन के लिए अप्लाई, अच्छा आपको ध्यान रखना है, पेपर वन इज फॉर BTech, पेपर टू फॉर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, पेपर 2B फॉर बैचलर ऑफ प्लानिंग। ठीक है, BTech के लिए अप्लाई कर रहे हो 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं। सो वी आर हियर फॉर सेशन वन एंड डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होता है मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 12, सेकंड शिफ्ट 3 PM से 6 PM तक के लिए। ठीक है, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज फीस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज से लोग अप्लाई करते हैं। सो अगर आप पेपर वन दैट इज BTech के लिए अप्लाई कर रहे हो, जनरल कैटेगरी के लिए मेल के लिए है 1000 रुपीज, जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए है 800 रुपीज। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स फॉर इंडिया ओनली। और अगर आप EWS के हो या OBC के हो तो जनरल के लिए 900 और फीमेल के लिए 800। ठीक है, SC ST PW के लिए मेल एज वेल एज फीमेल के लिए 500 रुपीज। ठीक है, और थर्ड जेंडर के लिए भी 500 रुपीज। एक चीज ध्यान में रखो, दिस इज द बेसिकली फीस। बट अगर आप जब एप्लीकेशन करोगे तो अगर प्रोसेसिंग चार्जेस रहता है तो वो आपको खुद देना पड़ेगा। एक चीज ध्यान में रखिए, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन बी टेक प्रिकॉशन कि कोई भी गलती ना हो जाए। अगर आपने गलती कर दी तो फिर शायद दोबारा अप्लाई करते वक्त आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, कैंडिडेट सेशन वन के लिए अप्लाई कर सकता है जो कि अभी शुरू हुए। सेशन टू के लिए वो बाद में अप्लाई करेगा। ठीक है, अगर उसको सेशन वन नहीं देना, नो प्रॉब्लम, वो सेशन टू के लिए बाद में अप्लाई कर सकता है। सेशन टू के एप्लीकेशन फॉर्म बाद में रीओपन होंगे। तो फ्रेंड्स अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एनटीए ने एक रेप्लिका क्रिएट किया हुआ है एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। तो ऑनलाइन वेबसाइट कैसे दिखती है वो सारा हम लोग अभी देखते हैं वन बाय वन। तो दिस इज बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर जेईई मेंस 25 एग्जामिनेशन। तो अगर आप वेबसाइट खोलोगे, वेबसाइट खोलने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा। वेबसाइट कौन सी है? JEEMains.NTA.nic.in। ये वाली वेबसाइट आप खोलोगे आप तो कुछ इस तरीके से विंडो आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये वाला जो लेफ्ट साइड पे पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक किया। ये लेफ्ट वाले पोर्शन में आपको ये वाला
कैप्चा आपने फिलअप किया, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप चले गए। ये वाला अभी नहीं करेंगे, पहले आपको ये वाला करना है, उसके बाद ये वाला आएगा, ठीक है? दिस इज फॉर रजिस्ट्रेशन एंड दिस इज फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी हमेशा रेडी रहिए और फ़ोन नंबर ऐसा रखिए कि वो एटलीस्ट 2-3 साल तक एक्टिव रहे, ईमेल आईडी भी। उसके बाद जब आप वो वाला करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन बुलेट डाउनलोड कर सकते हो, एग्ज़ामिनेशन स्टडी देख सकते हो। एग्ज़ामिनेशन स्टडी देखने का क्या मतलब है, आप कौन से स्टेट में के से हो, उस स्टेट में कौन-कौन सेंटर्स अवेलेबल है, वो देख सकते हो आप यहाँ पर। फिर उन्होंने फीस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है? उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज आएगा, यहाँ पे लिखा है डेबिट कार्ड पे से क्रेडिट पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, अलग तरीका है, ठीक है? सो व्हाट इज़ द स्टेप 1? स्टेप 1 आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है? स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में अब आप लोगों को कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है? ओके, स्टेप 2 होने के बाद अब 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर और क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है आपका, ठीक है? वो सारी चीज़ें अप टू डेट होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखो, जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ अब रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है? और एडमिट और आपका डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग क्लास 10th का सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड चलेगा। तो फिर स्टेप 3 आपने स्टेप 1 फिल अप किया, स्टेप 2 फिल अप किया, फिर उसके बाद पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है? तो चलिए वन बाय वन अब देखते हैं स्टेप्स में क्या-क्या है। सो दिस इज़ द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखो, जब भी जो चीज़ फिल अप करोगे उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब अगर कैंडिडेट का नाम इट शुड बी एक्ज़ैक्टली मैचेस विद योर डिफरेंट सर्टिफिकेट एज़ वेल एज़ योर आई कार्ड्स, ठीक है? यहाँ पे फादर का नेम, यहाँ मदर्स नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ जैसे ही करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी ले लेगा, ठीक है? उसके बाद एड्रेस, एड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एड्रेस चूज़ आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू ही करो। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, मतलब आप ईमेल आईडी डालोगे, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर कन्फर्मेशन उसका, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे आप सेम एज़ इट इज़ कर दोगे, पासवर्ड के लिए कैप्चा दिया, सबमिट कर दिया। इस तरीके का आपका एप्लीकेशन फॉर्म बन के आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी आपने फिलअप किया उसमें कोई भी गलती अगर जनरेट होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखने के बाद उसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है? अगर एडिट नहीं किया तो सबमिट एंड फिर ओटीपी आके आगे बढ़ना है। सो जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे फिलअप किया, फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दिया। दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर इस वेबसाइट पे जाकर अभी लॉगिन करना है। अभी हमको क्या-क्या काम बाकी है, ठीक है? वो सारा यहाँ पे दिखाएगा आपको। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, ये थोड़ा हेज़ी सा लग रहा है क्योंकि उनकी वेबसाइट पे थोड़ा हेज़ी है इसीलिए। सेशन 1 की बात कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम फिल अप कर चुके हैं, अब पर्सनल डिटेल्स में फिल अप करनी है, ठीक है? यहाँ पर आपका है कैंडिडेट का नाम, ये सब ऑटोमेटिकली कुछ आ जाएँगे, कुछ ऑटोमेटिक नहीं आएँगे, जो जैसा आएगा वो फिल अप करते चलना है। जेंडर, गार्जियन नेम, नेशनैलिटी इंडियन हो जाएगा। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी गलती ना करो, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा है, आर यू डायबिटिक? अगर येस तो येस, नो तो नो। फिर प्लेस ऑफ रेज़िडेंस कहाँ रहते हो? मतलब अगर आप अपने घर से दे रहे हो तो अब यहाँ पे वो कर दो, अपने स्टेट का नाम रख दो, अगर नहीं तो किसी और जैसे अगर आप हॉस्टल से दे रहे हो तो यहाँ पे वो वाला क्लिक कर दो, ठीक है? उसके बाद चूज़ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी चूज़ करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसमें यहाँ पर अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स खुल जाएँगे, कौन-सा आई कार्ड के थ्रू आप कर रहे हो। उसके बाद सपोज़ आपने आधार कार्ड चूज़ किया, आधार कार्ड चूज़ करने के बाद यहाँ पे आधार की डिटेल डाली, नाम डाल दिया, ठीक है? फिर आधार नंबर, कैप्चा डाल के सबमिट, सेकंड पार्ट खत्म। उसके बाद क्या हो रहा है, थर्ड में चले जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम के सेंटर्स और एग्ज़ाम के बारे में फिल अप करना है। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, बी.टेक के लिए तो वो क्लिक करो, ठीक है? अगर तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर इस तरीके से क्लिक करो और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तो 2 क्लिक करिए। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 भी कर फिर 2 क्लिक करिए इस तरीके से। फिर ऑप्शनल फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन पेपर का मोड क्या रहेगा, मीडियम क्या रहेगा? इंग्लिश, हिंदी, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद है एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स। एग्ज़ाम सेंटर बहुत ही ध्यान से समझ के आप एग्ज़ाम सेंटर्स फिल अप करो, ठीक है? अब इसे अलग-अलग आपके पास मोटा-मोटी 4 ऑप्शंस आप दे सकते हो, ठीक है? फिर गार्जियन का ऑक्यूपेशन, गार्जियन का भी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ठीक है? मदर का क्वालिफ़िकेशन, मदर का एजुकेशन सब कुछ वहाँ पे आपको फिल अप करना है, ठीक है? फिर कैप्चा दिया, सेव किया, नेक्स्ट। अभी आता है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स का। अभी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स यहाँ पे भरनी है आपको वन बाय वन। फिर सेव, कैप्चा दिया, सेव किया, आगे। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कोई आपका सर्टिफिकेट पीडब्ल्यू स जो है वो आपको अपलोड करना है, जो नहीं है वो अपलोड नहीं करना है। दिस मच इज़ योर अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म। सो आपने अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट वेट करना है। चलिए थोड़ा मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस के बारे में देखते हैं। अभी आप समझ चुके हो कैसे एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, वो समझ में आ चुका है हम लोगों को। सो जेईई मेंस 25
बी बीटेक के लिए ओनली सीबीटी कंडक्ट मोड में कंडक्ट रहेगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा। पेपर 2A जो कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, उसमें मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है वो है, उसका सीबीटी रहेगा। और ड्राइंग पेपर ऑफलाइन मोड में। पेपर 2B दैट इज बैचलर ऑफ प्लानिंग, उसका भी सेम मैथमेटिक्स का पेपर, एप्टीट्यूड का पेपर और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, जो कि सीबीटी मोड में रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मीडियम क्या है? और आपने अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश चूज किया, तो आप इंडिया के किसी भी सेंटर से एग्जाम दोगे तो इंग्लिश आएगा ही आएगा। ठीक है, एज वेल एज हिंदी ऑल्सो। बट उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बंगाली चूज किया तो वो वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में ही उसमें सेंटर्स में आएगा। असम में सिर्फ असम है, गुजरात से गुजरात वाले में आएगा, इस तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, नाउ चलिए थोड़ा आप एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं। पेपर 1 जो बीटेक के लिए, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, पूरा का पूरा एमसीक्यू, पूरा का पूरा सीबीटी टाइप रहेगा। सीबीटी में पूरा का पूरा एमसीक्यू रहेगा, जिसमें इक्वल वेटेज है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। कंप्लीट सीबीटी टेस्ट होता है ये। तो थोड़ा आप एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में देखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। यहीं पर एनटीए ने चेंजेस किए हुए हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के। और उसके बाद सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 25 ईच, दैट इज 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 4 रहता है, 400 मार्क्स रहेगा, तो टोटल हो गया 300। ठीक है। अच्छा, सेक्शन बी में जहाँ की 25 से जो उन्होंने चेंज किया है, बोल रहे 2025 के पहले जो एग्जामिनेशन होता था उसमें सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन रहते थे। आउट ऑफ दैट 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स नीड टू बी अटेंड 5 क्वेश्चंस only. Now there will be no choice. Only 5 question is there and you have to attend all the 5 questions. ठीक है। अब इन्होंने अपना कुछ और भी पैटर्न चेंज किया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग -1 की है, मतलब करेक्ट ऑप्शन के लिए 4 नंबर, नेगेटिव मार्क के लिए 1 नंबर, अगर कुछ नहीं चूज किया आपने तो 0 नंबर। ये हर जगह पे है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो। ओके, अब क्या है, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ टाइज। ठीक है, ये इन्होंने चेंज किया हुआ है। पिछले साल ऐसा नहीं था, अभी इन्होंने चेंज कर दिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने अलग अलग मेथड दे दिया। मान लो किसी दो स्टूडेंट के बीच टाई होता है, तो फिर उसमें सबसे पहले मैथ्स का स्कोर देखा जाएगा। फिर भी टाई सॉल्व नहीं होता तो फिर फिजिक्स का स्कोर, फिर केमिस्ट्री का स्कोर। अगर तब भी टाई सॉल्व नहीं होता, फिर उसमें क्या देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट ने वो वाला क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन को कम अटेंड किया है। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर उसके बाद से मैथ्स वाले में इनकरेक्ट करेक्ट का ऑप्शन, फिर फिजिक्स वाले में, फिर केमिस्ट्री वाले में। 3 घंटे का पेपर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब मिला के रहेगा। और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स ने अगर अप्लाई पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 4 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो लोग कैंडिडेट जिन्होंने 12th पास कर लिया है 2023 में या 24 में, या फिर वो अपियरिंग है 25 में, सिर्फ और सिर्फ ये 3 इयर्स के कैंडिडेट ही जेईई मेंस 25 के लिए एलिजिबल है। अगर आपने 2022 में क्लास 12 पास किया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, इस हिसाब से ही आपको एप्लीकेशन करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कोई एज की लिमिट नहीं है, लेकिन 23 में अपने 12th एग्जाम पास करना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी लिख दिया था, कैंडिडेट्स हु हैव पास 12th एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट इन 2022 और बिफोर आर नॉट एलिजिबल। और 2022 है उसके पहले वाले कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल ही नहीं है। अभी आंसर की और चैलेंजेस के बारे में देख लेते हैं। जैसा ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी, उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद आराम से आपकी वेबसाइट पर, सॉरी मतलब लॉगिन करने के वाले पोर्टल पर, जेईई मेंस वाले पोर्टल पर 2 से 3 दिन के बाद आंसर कीज, प्रोविजनल आंसर कीज अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको चैलेंज करना है तो पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज पेमेंट करके चैलेंज करना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है, इसका ऑप्शन उन्होंने गलत दिया हुआ है, और आपको लगता है नहीं दिस इज द करेक्ट आंसर, तो आप चैलेंज कर सकते हो। 2 से 3 दिन के बाद jemain.nta.nic.in की वेबसाइट पर आप लोग ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। उसके वहाँ पे क्वेश्चन पेपर, रिकॉर्ड आंसर, सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। और 12th फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा एनटी के थ्रू। क्या बोल रहा है, री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट, नो प्रोविजन इज देयर। मतलब अगर आपका जो उन्होंने आंसर की दे दिया, नहीं, जो उन्होंने रिजल्ट दे दिया उसके बाद कोई भी री इवैल्यूएशन नहीं होगा। यूज ऑफ स्कोर ऑफ जेईई मेंस के स्कोर के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला, आप कोई भी सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज, इन सब के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एज वेल एज आईआईटी के एडमिशन के लिए जेईई एडवांस का भी जो प्री रिक्विजिट है वो है जेईई मेंस। जेईई मेंस क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद जेईई एडवांस के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। एंड जेईई एडवांस इज एक्चुअली द एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इनटू आईआईटी। ये वाला पेज वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पेमेंट करने के वक्त, अगर आप पेमेंट करने के बाद कोई भी अगर टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं जिस वजह से पेमेंट स्टेटस नॉट ओके लिखा हुआ आता है, इन दैट सिनेरियो आप किसको कांटेक्ट करोगे? आपने अगर पेमेंट गेटवे एचडीएफसी बैंक चूज किया है तो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल डिटेल्स है। ठीक है। अगर आपने पेमेंट गेटवे एसबीआई का चूज किया हुआ है तो इनको आप फोन करके, इनको ये फोन नंबर्स दिए हुए हैं, ईमेल आईडीज दी हुई है, सब जगह से अपना सोल्यूशन निकलवा सकते हो।
कैनरा बैंक के लिए ये वाली डिटेल्स है, आईसीआईसीआई के लिए हेल्पलाइंस, ठीक है। ये सारी हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को फिर भी इतना मैंने समझा दिया, अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन करने के टाइम पे, तो आप कमेंट करो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो और मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।